सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के मिरर फॉर्मूला या फिर मिरर इक्वेशन के बारे में। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि हमें मदद करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी जो इमेज बनती है उसकी पोजीशन, उसकी पोल से यानी कि जो मिरर से जो डिस्टेंस होगी उसको जानने में। ये कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब जानने में इस इक्वेशन का बड़ा रोल होता है और ये न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा काम आती है। इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा एक कॉनकेव मिरर जो कि कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर इस तरफ इसकी पॉलिश हो रखी है, एक तरफ इसका ऑप्टिकल प्लेन है। यहाँ पे आप लोगों को जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नज़र आ रहा होगा, पोल P है और यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ST जो कि परपेंडिकुलर है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, हमने पिछली बार देखा था रूल्स के अंदर कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज जाके टकराती है मिरर से, उसके बाद वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं हमारी आइज को जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो नज़र आती है। सिंपल। तो देखिए, यहाँ से एस पॉइंट से, जो ऊपर वाला एस पॉइंट है, यहाँ से निकलने वाली एक लाइट रे है जो कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो इस पॉइंट पे आके टकराती है। इस पॉइंट को हम लोगों नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब ये पैरेलल गई है तो ये कहाँ से गुजरेगी? ऑब्वियसली बात है, ये फोकस पॉइंट से गुजरेगी, तो ये फोकस पॉइंट से गुजरेगी कुछ इस तरीके से। दूसरी लाइन जो हम लोगों ने ली थी, दूसरी जो लाइट रे हम लोगों ने ली थी, वो निकलेगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि कुछ इस तरीके से जाएगी और मिरर से टकराएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। अब चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरी है, एक्सिस से होके गुजरी है, तो क्या होगा? ये लाइट रे बिल्कुल इसी पाथ के अंदर दोबारा लौट जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दो लाइट रेज है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ बनेगा? बिल्कुल यहीं बनेगा। तो जो एस है उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए? यहीं बननी चाहिए। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे एस डैश। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो भी लाइट रे इस एस से निकलेगी, मतलब कोई भी लाइट रे एक्सेट्रा कुछ भी निकलेगी इन दोनों के अलावा, वो कहाँ से गुजरेगी? वो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेगी। अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लाइट रे एस से निकली और वो मिरर से टकरा के यहाँ से निकल जाए। भाई ऐसा होगा तो फिर इमेज जो है ढंग से देख कहाँ पाएगी हमारी आँख? भाई एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। तो इसका मतलब अब कोई तीसरी लाइट रे भी अगर यहाँ से निकलेगी, मान लीजिए कि ये निकली और ये पोल से टकराई, तो ये भी इस ही पॉइंट से होके गुजरेगी। ठीक है, ये हम लोगों ने एक जानबूझ के एक लाइट रे लिए ये दिखाने के लिए कि अब हर लाइट रे जो कि एस से निकलेगी वो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से होके गुजरेगी। ठीक है, ये तो हो जाती है एस की इमेज एस डैश। अब आप बताइए कि टी की इमेज कहाँ बनेगी? भाई टी जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से है, तो टी से निकलने वाली लाइट रेज जो कहाँ से गुजरेंगी? सी से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि एक्सिस से। तो वो गुजरेंगी तो वापस इसी पॉइंट से वापस आएंगी, तो हमें परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस पर टी डैश यानी कि टी की इमेज मिल जाएगी। तो इसका मतलब एस टी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनी है वो नीचे की तरफ बनी है एस डैश टी डैश। ठीक है, ये वाला पॉइंट फोकस है ही, ये वाला पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि सारी की सारी जो डिस्टेंसेस है वो लिख देता हूँ, यानी कि फोकस पॉइंट से पोल की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी एफ होगी, यानी कि फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ठीक है, आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पोल की डिस्टेंस होगी आर, यानी कि इसको रेडियस कहेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है इसकी पोल से जो डिस्टेंस होगी वो होगी यू, जिसको यू कहते हैं हम लोग। और ये जो इमेज बनी है एस डैश टी डैश, इससे पोल की जो डिस्टेंस होगी वो होगी वी। ठीक है, इतनी सी बातें हमें सारी समझ में आती हैं। आई होप आपको पूरा डायग्राम ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो पोल से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसका साइन क्या होगा। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये यू जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखिए, जो भी लाइट रे निकल रही है वो लेफ्ट से राइट में जा रही है मिरर की तरफ, वहीं से रिफ्लेक्ट होकर के काम हो रहा है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अब जो यू हम नापेंगे, यानी कि जो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो पोल से यहाँ से नापेगी, यानी कि ये राइट टू लेफ्ट जाएगी, तो यू की वैल्यू माइनस में होगी।
तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू में माइनस का यू इज इक्वल्स टू में माइनस का पी टी लिख सकते हैं, माइनस का पी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से ये जो v है इसका साइन क्या होगा, देखिए डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, यानी कि पोल से आप इमेज तक की डिस्टेंस v नापोगे तो ये निकलेगी माइनस का v, यानी कि माइनस का पी टी डैश। माइनस क्यों निकली है, ये भी अपोजिट ही जा रही है लाइट के, आपको पता है। और एक बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि हमेशा आप पोल से ही डिस्टेंस को नापोगे, क्योंकि पोल ही ओरिजिन है। मैं पोल से इमेज के पास जा रहा हूँ, इमेज से पोल के पास नहीं आ रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरीके से फोकस लेंथ, जो आपकी फोकल लेंथ है, ये माइनस में होगी कि प्लस में होगी, ये भी माइनस में होगी, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट आ रही है, यानी कि फोकल लेंथ पी एफ इज इक्वल्स टू में माइनस का एफ, ठीक है। इतनी सारी बातें जो है हमारी क्लियर हो जाती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए हम एक नॉर्मल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कि ए पॉइंट से होगा कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। इसको आप लोग नाम दोगे ए एम, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, ये एक परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि एम और पी इतने क्लोज हैं, क्योंकि ये कर्वेचर इतना छोटा है कि इतने क्लोज हैं कि हम लोग इनको एक पॉइंट मान के चल सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई एम और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी कम है कि वो नेग्लेजेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे बाकी की जो डिस्टेंसेस है, यानी कि सी एम, उसको सी पी लिखा जा सकता है, एफ एम को एफ पी लिखा जा सकता है, टी एम को टी पी लिखा जा सकता है, या फिर टी डैश एम को टी डैश पी लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जितने भी एम से डिस्टेंस हम लोग नापेंगे उसको पी से नाप सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे। पहला ट्राइंगल है एस डैश टी डैश एफ और दूसरा है ट्राइंगल ए एम एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को गौर से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, यानी कि ये इनका शेप एक जैसा है, हालांकि इनका साइज अलग अलग है, मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, लेकिन दोनों का शेप बिल्कुल एक जैसा है। और ऐसे ट्राइंगल्स जो हैं इनके अंदर देखिए दो एंगल्स आपको बराबर दिख रहे हैं, ये वाले, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। ये ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से हम लोग हर ट्राइंगल में से दो दो साइड्स उठाएंगे, उनको इक्वल रख देंगे। पहले तो लेंगे ये परपेंडिकुलर वाली, यानी कि ये ए पी अपॉन में एस डैश टी डैश, ठीक है। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। इस वाले ट्राइंगल में ये वाली है, यानी कि ए पी जो है, और इस वाले में एस डैश टी डैश है, इज इक्वल्स टू में इस वाले ट्राइंगल के अंदर पी एफ अपॉन में आपका ये जो होगा एफ टी डैश। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको ए पी नजर आ रहा है, ये जो है इसका जो साइज है वो एस टी के बराबर होगा। आप लोग देख सकते हैं भाई, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही तो वो मिरर के ऊपर अपना जो एरिया है वो कवर करेगा। तो इसका मतलब कि हम लोग इस ए पी को एस टी के बराबर लिख सकते हैं। तो लिख देंगे कि इस इक्वेशन में हम लोग एस टी अपॉन में एस डैश टी डैश इज इक्वल्स टू में पी एफ अपॉन में एफ टी डैश लिख देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखिए हमने किया कुछ भी नहीं है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स उठाए हैं और उनकी जो साइड्स है उनके रेशियो को इक्वल लिखा है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर दो और ऐसे ट्राइंगल हैं जो कि सिमिलर है। अब अगर आप लोग देख सकते हैं, पहला है एस टी सी, जिसको आप लोग देख सकते हैं ये वाला है, और दूसरा है एस डैश टी डैश सी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इसके अंदर भी ये एंगल्स आपको दिख सकते हैं कि किस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर भी हम लोग दो साइड्स उठाएंगे। पहली होगी एस टी अपॉन में एस डैश टी डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू में टी सी अपॉन में सी टी डैश, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, दो दो साइड्स उठा ली हैं और दोनों का एक रेशियो बना के एक दूसरे के इक्वल लिख दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई। ये पहली वाली थी ऊपर वाली, ये दूसरी वाली है। अब इसी डायग्राम में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दो और ऐसे ट्राइंगल नजर आएंगे जो कि सिमिलर हैं, जिसमें से एक ट्राइंगल है ट्राइंगल एस टी पी और एक ट्राइंगल है ट्राइंगल एस डैश टी डैश पी। इसके अंदर दो एंगल्स जो हैं आपको 90 डिग्री के नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और दो एंगल्स जो हैं इस तरीके से बराबर भी हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर भी दो दो हम लोग साइड्स का रेशियो बनाएंगे और बराबर रखेंगे, जिसमें से एक साइड होगी आपकी एस टी अपॉन में एस डैश टी डैश इज इक्वल्स टू में टी पी अपॉन में टी डैश पी। ये साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी
और इस तरीके से आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमने दो दो ट्राइंगल्स लिए हैं 3 बार जो कि एक दूसरे के सिमिलर हैं और उनकी साइड्स को बराबर रखा है। ठीक है, इससे हमें 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इनमें से कोई 2 इक्वेशन का यूज़ करके आप लोग मिरर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं इस दूसरी इक्वेशन का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रखा है जिसमें रेडियस आएगी और उसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इक्वेशन लूँगा पहली और तीसरी जिसको सॉल्व करना ईजी रहेगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका LHS जो है वो इक्वल है, तो आप लोग RHS रख सकते हो एक दूसरे के बराबर, यानी कि PF अपॉन में एफ टी डैश इज इक्वल्स टू में TP अपॉन में T डैश P। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। देखिए PF की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये फोकस लेंथ है, फोकल लेंथ है, तो इसको F लिख सकते हैं, स्मॉल f। ठीक है, ये प्लस में होगी कि माइनस में, ये माइनस में होगी, तो इसका मतलब ये माइनस का f है। अब देखिए ये जो आपको एफ टी डैश नज़र आ रहा है इसकी कोई वैल्यू है क्या, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी थोड़ा सा दिमाग लगा के। कैसे, देखिए एफ टी डैश को आप लोग क्या लिख सकते हो कि अगर मैं इस पी टी डैश में से इस पी एफ को माइनस कर दूं तो एफ टी डैश बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। तो हम लोग लिख देंगे एफ टी डैश इक्वल्स टू में पी टी डैश माइनस पी एफ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पी टी डैश की वैल्यू है वो क्या है, v है। भाई पोल से इमेज की दूरी क्या होती है, डिस्टेंस v होती है, और जो आपका पी एफ है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो f है। ठीक है, मतलब स्मॉल f। इसी तरीके से यहाँ पर इस TP की वैल्यू क्या होगी, TP की वैल्यू होगी u यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कि होगी माइनस में, तो माइनस का u। और T डैश P की जो वैल्यू होगी वो क्या है, वो v दे ही रखी है। तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखिए PF अपॉन में PT डैश माइनस PF इज इक्वल्स टू में TP अपॉन में T डैश P। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PF की वैल्यू माइनस का F, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी माइनस का V प्लस यहाँ पे अंदर जो है इसकी वैल्यू PF की माइनस का F होगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू में माइनस का u लिखेंगे TP की जगह, अपॉन में T डैश P की जगह लिखेंगे माइनस का V। यहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला f प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का वाला जो है वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f अपॉन में v माइनस एफ इज इक्वल्स टू में u अपॉन में v। देखिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने वैल्यू रखी है उसको माइनस प्लस से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू निकल के आई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे निकलेगा वी एफ इज इक्वल्स टू में यू वी माइनस का यू एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, एफ को एक तरफ कर देंगे, यानी कि यू वी तो ऐसे कैसा रहेगा, ये वाला जो यू एफ है ये इस तरफ उठ के चला जाएगा, यानी कि वी एफ प्लस यू एफ हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इसके सारे टर्म्स को यू वी एफ से डिवाइड कर दें तो यू वी एफ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर यू वी अपॉन में यू वी एफ इज इक्वल्स टू में वी एफ अपॉन में यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन में यू वी एफ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर यू वी से यू वी कटेगा तो 1 अपॉन में एफ रह जाएगा इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 1 अपॉन में यू प्लस 1 अपॉन में वी। तो इसका मतलब 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में यू प्लस 1 अपॉन में वी। तो ये हो जाती है आपकी मिरर इक्वेशन। समझ रहे हैं भाई, यहाँ पर आपको फोकस लेंथ भी दे रखी है, फोकल लेंथ भी दे रखी है, ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस भी दे रखी है, इमेज वाली डिस्टेंस भी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको कोई 2 चीजें भी दे रखी हो तो आप तीसरी चीज आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और है कि यहाँ पर फोकल लेंथ तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, फोकस पॉइंट तो अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो अगर आप लोग u को चेंज करोगे, यानी कि अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को पास रखोगे या बहुत दूर रखोगे तो उसकी वजह से इस v के अंदर चेंज आएंगे। ठीक है भाई, फोकल लेंथ तो आपकी कांस्टेंट है, वही की वही रहेगी, तो इसका मतलब u के अंदर चेंज आया तो v के अंदर भी चेंज आएगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग जगहों पर रखा है तो इमेज भी अलग अलग जगहों पर बनेगी और अलग अलग तरीके से बनेगी। अब ये चीज़ जो है हम लोग
आगे वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कितना दूर रखने पे इमेज कितनी बड़ी और कहाँ बनेगी। ठीक है, वो इन रे डायग्राम्स की मदद से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक वही है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग बनाते हो मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला। इस चीज़ को याद रखना, आगे चल के लेंस को लेकर के भी हम लोग ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे। सो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी, इसका पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। देखिए ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल है, तो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग, जैसे मैंने नाम दिया है STAB, तो आप क्या कीजिए कि इनके नाम चेंज कर दीजिए। मान लीजिए XYZ मान के चलिए, कुछ भी मान के चलिए, तो इससे क्या होगा कि आपको ज्योमेट्री समझने में, ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करने में ईजी होगा ये। सो फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी इस डेरिवेशन के अंदर आपको कोई भी सवाल आता है, कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।